रिफ्यूजी क्राइसिस इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। आज हर एक डेवलपिंग कंट्रीज इससे परेशान है, चाहे मैं बात करूं भारत, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, टर्की या फिर लेबनान की। और होगी भी क्यों नहीं। आज 6 करोड़ 25 लाख लोगों को बिना बुलाए अपने देश में शरण देना, उनको घर देना, खाना देना, पानी देना, मेडिकल, कपड़े, सिक्योरिटी देना कोई आसान काम तो है नहीं। इसमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है, जिसका पैसा उसी देश की जनता देती है जिन्होंने इनको बुलाया भी नहीं है। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश में एंट्री लेते हैं, उनकी खुद की कंडीशन भी कुछ खास नहीं होती है। और जब ये इन देशों में किसी तरीके से एंट्री ले भी लेते हैं तो भी कुछ सुधर नहीं जाती है, बल्कि प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद एनालिसिस। दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स इश्यू को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिफ्यूजी क्राइसिस को समझने से पहले इनकी हिस्ट्री और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो समझना होगा। इसके लिए आपको पहले रिफ्यूजी पार्ट 1 को देखकर आना होगा, वरना ये क्राइसिस आपको समझ में नहीं आने वाली है, जिसमें हमने 6 पॉइंट की बात की है और पहले पार्ट में 3 पॉइंट कवर किए हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से, करंट सिचुएशन ऑफ द रिफ्यूजीज इन अदर कंट्रीज। रिफ्यूजीज को लेकर हर देश की अपनी एक पॉलिसी होती है। जैसे इंडिया में टेम्परेरी वीजा दिया जाता है, पाकिस्तान में डिटेंशन सेंटर या फिर यूएन कैंप में डाल दिया जाता है, यूरोप में भी कैंप होते हैं और सऊदी में तो सीधा गोली मारने का रिवाज है। पर ज्यादातर लोग यूरोप और अमेरिका जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स है और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। अब तक 149 देशों ने यूएन का 1961 का जेनेवा कन्वेंशन रिफ्यूजीज साइन किया है और रिफ्यूजीज को लेकर इनके रूल भी लगभग सेम है। अगर इन देशों में कोई इमिग्रेंट आता है तो उसे रिफ्यूजीज डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहां पर यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका में एसाइलम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया में 500 से भी ज्यादा रिफ्यूजीज कैंप है और हर एक कैंप में तकरीबन 11,500 लोग रहते हैं, जिनमें से वेस्टर्न कंट्रीज वाले कैंप की हालत कुछ ठीक है और बाकी के कैंपों की हालत काफी ज्यादा खराब है, इतनी कि जो तकलीफ इन्हें अपने देश में देखने को मिल रही थी, अगर ये किसी वजह से अपने देश को छोड़कर भागते हैं तो यहाँ पर भूख और बीमारी से मरने के कारण बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंप्स अफ्रीका के देशों में हैं। दुनिया में अगर सबसे करप्ट सरकार अगर कहीं की है तो वो अफ्रीका की है, जिनमें चैड, घाना, जाम्बिया और साउथ सूडान इनमें सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ इनके साथ हर वो क्राइम होता है जो किसी आम नागरिक के साथ में नहीं होना चाहिए। इन्हें ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है जहाँ न तो ठीक ठाक सैलरी होती है, न पीने का पानी और न ही खाना। वहीं अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो सेम प्रॉब्लम इन्हें भी फेस करनी पड़ती है और इन देशों में भी काफी लोग रेफ्यूजीज को अपने देश में देखना पसंद नहीं करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर इन लोगों को सिर्फ रेफ्यूजी होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और कई बार तो वायलेंस तक की नौबत आ जाती है। कई सारे कैंप तो साल 1948 से आज तक चल रहे हैं, लेकिन न तो इन लोगों को उस देश की नागरिकता मिलती है और न ही ढंग की नौकरी। फिर ये लोग परेशान होकर किसी और देश में जाने की कोशिश करते हैं। कहने को तो यूएन और ईयू और अमेरिका अपने यहाँ पर रिफ्यूजीज के लिए कई सारी पॉलिसी बना रखी है, पर वो हर साल फेल हो जाती है। इन पॉलिसी में हर 3 से 4 सालों में चेंजेस किए जाते हैं। बदतर कंडीशन होने के बाद भी इन देशों में लोग आना पसंद करते हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर से सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज आते हैं, हर दिन लगभग 10,000। पर इनमें से सिर्फ 1% लोगों को ही वर्क परमिट मिलता है और असाइलम मिलने के चांसेस तो और भी कम होते हैं। टेक्सास आज अमेरिका में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज होल्ड करता है, जहां न तो कोई ढंग का काम है और न ही रिसोर्सेज। रिफ्यूजीज के मामले में कनाडा सबसे ठीक है, पर जितने लोग यहां पर पहुंचना चाहते हैं उनमें से कई लोग तो सिर्फ रास्ते में ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। हर साल कनाडा लगभग 10 लाख लोगों को अपने यहाँ पर आने देता है, जो कि ज्यादातर माइनिंग या फिर खेतों में काम करते हैं। इससे कनाडा को सस्ती लेबर मिल जाती है और लोगों को असाइलम। यही काम जर्मनी और इटली भी करते हैं, ताकि उन्हें वो अधिकार न देने पड़े जो कि लोकल लोगों को देने पड़ते हैं, जिनमें राइट टू हेल्थ और लेबर मिनिमम कमीशन भी आता है। कुछ भी कहो, होता तो ये एक तरीके से शोषण ही है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में होमलेस लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, जिनके पास न तो नौकरी है न ही घर, और इनमें से ज्यादातर लोग किसी और देश से ही आए हुए होते हैं। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर द रिफ्यूजीज? अगर हमें ठीक से पॉलिसी को समझना है तो थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 1995, जहां पर यूरोपियन यूनियन को बने बस 2 ही साल हुए थे, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने अभी अभी ज्वाइन ही किया था कि यूगोस्लाविया में सर्ब और स्लाविक लोगों के बीच में राइट्स होना शुरू हो गए थे। इसी साल यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया था कि सभी यूरोप के देश अपने बॉर्डर आम लोगों के लिए ओपन कर देंगे और यहीं से यूरोप में रिफ्यूजीज आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें स्लाविक और सर्ब दोनों लोग थे। रिफ्यूजीज की तो मानो बाढ़ ही आ गई थी। तब हमें पहली बार ईयू माइग्रेंट पॉलिसी देखने को मिली। इस पॉलिसी को डेबेलिन बोला जाता था, जिसके आर्टिकल 13 के हिसाब से वो हर रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पर जगह देंगे जो अपने देश से परेशान होकर आया है। लेकिन इनमें एक ट्विस्ट है जो कि आपको पहले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। यूरोप ने रेफ्यूजीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहले वो जो यूरोप के ही किसी अन्य देश से आकर यहाँ पर बसे हों, दूसरे वो जो वीजा या वर्क परमिट लेकर आए हों,
यानी मंजूरी लेकर, और तीसरे वो जो कि इरेगुलर या फिर इलीगल तरीके से देश में आए हों। अब इलीगल इमिग्रेंट को भी 2 पार्ट में बांट दिया है, पहला रिफ्यूजीज और दूसरा इकोनॉमिकल माइग्रेंट। इन दोनों के ऊपर कॉमन यूरोपियन असाइलम सिस्टम लागू होता है। पहले इनके ऊपर डेबिलिन लॉ के हिसाब से कार्रवाई होती थी, जिसमें 10 में से 4 लोगों को असाइलम ग्रांट होता था, जिससे ये लोग यहाँ पर काम कर सकते थे। इनके ऊपर वही रूल लागू होते थे जो कि बाकी की जनता पर लगते थे। टैक्स देना पड़ता था, जमीन भी खरीद सकते थे। बाकी बचे 6 लोगों में से 5 को कैंप में डाल दिया जाता था और अलग अलग यूरोपियन देशों में असाइलम के लिए अप्लाई किया जाता था, और बचे 1 को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता था। मानो कोई ऐसे देश से शख्स आया हो जिसकी कंडीशन ओवरऑल ठीक हो, लेकिन ये पॉलिसी आगे जाकर फेल हो गई थी। इसके बाद आई डेबिलिन 2, जिससे सिर्फ 10 में से 1 को असाइलम ग्रांट होता था और बाकी या तो डिपोर्ट कर दिए जाते थे या फिर डिटेंशन कैंप में डाल दिए जाते थे। और आगे जाकर ये भी फेल हो गई, क्योंकि रेफ्यूजीज की संख्या लगातार यूरोपियन नेशन और अमेरिका में बढ़ने लगी। फिर डेबिलिन 3 आया, जिसमें 2 से 5% लोगों को ही असाइलम ग्रांट होता है और बाकी को डिटेंशन सेंटर या फिर किसी दूसरे देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है जहां यूरोप फंडेड कैंप हुआ करते हैं, जैसे युगांडा, टर्की, पाकिस्तान, रवांडा, ट्यूनीशिया या फिर मोरक्को। लेकिन अब ये डेबिलिन 3 भी फेल हो गई है और यूरोपियन यूनियन भी अब इस रेफ्यूजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका की बात करें तो वो तो सिर्फ डिपोर्ट करने में ही लगा हुआ है। इनको डिपोर्ट करने में और डिटेंशन सेंटर में हर साल अरबों डॉलर लगते हैं। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें हर एक देश कितना स्पेंड करता है रिफ्यूजीज के लिए। खाली यूरोप ही हर साल 544 मिलियन यूरोस खर्च करता है। आज से 2 महीने पहले लग्जमबर्ग में 27 यूरोपियन देशों की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस करे गए, जिसमें जर्मनी के चांसलर ओलाफ और इटली की जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थे, जिनके पास यूरोप में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज हैं। इटली की हालत तो इतनी खराब है कि हर रोज कोस्टल गार्ड एजेंसी के द्वारा हजारों रिफ्यूजीज पकड़े जाते हैं जो कि ट्यूनीशिया और अरब देशों से आते हैं। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि 3 नए रूल लाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है सॉलिडेरिटी, दूसरा रिटर्न और तीसरा होगा फॉलोइंग ऑफ द रूल। सॉलिडेरिटी में यह तय हुआ कि जिस देश के पास जो रिफ्यूजीज आता है उसे वहीं रोक कर रख लिया जाए। अगर उसे कोई स्किल आता है तो फैक्ट्री या फिर किसी और जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाए। रिटर्न्स में भी 2 टर्म्स आते हैं। पहला ऑर्गेनाइज रिटर्न, जिसमें लोगों को किसी थर्ड सेफ कंट्री में भेज दिया जाए जहां ईयू के कैंप हैं, जैसे ग्रीक और टर्की, या फिर वापस उन्हें अपने ही देश में डिपोर्ट कर दिया जाए। दूसरा पुशिंग माइग्रेंट, जिसमें उन्हें जिस देश से वो रवाना हुए थे वापस उसी देश में छोड़ दिया जाए, जैसे ट्यूनीशिया, जहां से ज्यादातर लोग आते हैं, और पूरी कोशिश की जाती है कि कोई और माइग्रेंट ईयू के अंदर एंटर कर ही ना पाए। अगर फिर भी कोई घुस जाता है तो उसे न तो नौकरी मिलती है और न ही रेफ्यूजीज का दर्जा। लोगों को देश में एंटर करने से पहले असाइलम के लिए अप्लाई करना पड़ता है और एक्सेप्ट होने पर ही एंट्री मिलती है, वरना लोग होमलेस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और नरक वाली जिंदगी जीते हैं, जहाँ न तो खाना है न ही छत। अमेरिका की बात करें तो वो लोगों को बस डिटेंशन सेंटर में डालता है। अगर असाइलम मिलता है तो ठीक है, वरना पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में ही बीत जाती है। हमने वेस्टर्न देशों की तो बात कर ली, लेकिन भारत का क्या? भारत में सिर्फ रेयर केसेस में ही असाइलम मिलता है। जैसे 1951 में जब चीन तिब्बत पर कब्जा करता है तो दलाई लामा और 80,000 लोगों को हमने शरण दी थी, साथ ही पाकिस्तान से आए कुछ हिंदू और कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को भी। वो अलग बात है कि ज्यादातर रोहिंग्याज इलीगल तरीके से रह रहे हैं क्योंकि भारत ने इनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वहीं अगर मैं अरब और चीन की बात करूं तो यहाँ रिफ्यूजीज को देखते ही गोली मारने का रिवाज है। यमन और ओमान की बात करूं तो यहाँ रिफ्यूजीज को पहले बंदी बनाया जाता है, जिनके घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं। अगर पैसा नहीं मिलता तो उनके शरीर के अंगों का व्यापार होता है। अरब देशों में ज्यादातर रिफ्यूजीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, इथोपिया और कुछ अफ्रीकन देशों से आते हैं। आज भी अरब के रेगिस्तानों में हजारों लोगों की कब्रें बनी हुई है और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यूएनएचसीआर की रिपोर्ट है। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया है सबके प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो बात ऐसी है ना ब्रो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपको हर रोज भूख लगती है, एक बार कितना भी आप खा लो कुछ घंटों बाद फिर से आप भूखे हो जाएंगे। लेकिन एक चीज जो हो सकती है, इनको समझने से पहले हमें रिफ्यूजीज की सोशल और कल्चरल सिचुएशन को समझना होगा। ज्यादातर रिफ्यूजीज में मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दुनिया में रिफ्यूजीज यहाँ से ही आते हैं, जिसमें सीरिया, अफगानिस्तान, मोरक्को और अल्जीरिया है, और ये मुस्लिम राष्ट्र देश हैं।
ये अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी शरिया लॉ लाने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर वहीं के वीजाधारी मुसलमानों से इनका संपर्क होता है और एक रेडिकल समाज देखने को मिलता है। इसके अंदर में कई सारे क्राइम्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूके और ईयू में कुछ पाकिस्तानी लोगों ने ग्रूमिंग गैंग चला रखी है, जिसमें छोटी बच्चियों को किडनैप करके दूसरे देशों में प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच दिया जाता है। मोरक्कन और अल्जीरियाई लोग गैंगस्टर और किडनैपिंग के मामले में काम करते हैं। आप ऐसे समझिए कि यूके और ईयू की जेलों में 20 से 40% क्रिमिनल मुस्लिम ही है और इनकी आबादी पूरी पॉपुलेशन की हार्डली 3 से 5% होगी। अब ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ही लोग क्रिमिनल होते हैं। ज़्यादातर लोग बेचारे अपनी ईमानदारी से काम करते हैं और उस देश के सभी रूल्स को मानते भी हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी का हिस्सा है जो ये नहीं मानता। अगर आपको ये कम लगता है तो फ्रांस के पेरिस में ऐसे ही कुछ इलाके हैं जहां खुद फ्रांस की पुलिस ही नहीं जा सकती, क्योंकि वहां इन क्रिमिनल्स का राज है। अब ऐसे क्राइम होते हैं तो उस देश की लोकल जनता कभी इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब एक ईमानदार रिफ्यूजीज के साथ में भेदभाव होता है तो वो भी इनमें शामिल होने की कोशिश करता है। अभी आपने फ्रांस, जर्मनी और इटली के राइट्स देखे होंगे, जहां फ्रांस में एक पुलिस वाले ने 17 साल के मुस्लिम लड़के को गोली मार दी थी। इसके बाद इतना बवाल हुआ कि अरबों यूरो की संपत्ति को इन लोगों ने जला दिया, और इटली, जर्मनी में भी इसी बात को लेकर राइट्स हुए थे। हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि रिफ्यूजीज लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहाँ तक कि पोलैंड और हंगरी ऐसे देश है जो साफ साफ बोलते हैं कि हम मुस्लिम रिफ्यूजीज को अपने देश में नहीं आने देंगे, और इनके बदले इन्हें हर रिफ्यूजीज के बदले 31,000 यूरोस देने पड़ते हैं, और ये लोग देते भी हैं। अब यही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही क्राइम नहीं करते हैं, और भी कई लोग होते हैं जो कि इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना आसान होता है। इसी को लेकर इन देशों में इस्लामोफोबिया जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म हो रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक और नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके पास में लाइक और शेयर का बटन भी है, उसे भी दबा दें।